ये मोहब्बतें खाक बसर होती रहेंगी। मोहब्बतें खुदा की इबादत है। जाने अनजाने ये जालिम जमाना क्या जाने। दोस्तों, जालिम जमाना क्या जाने का अगला भाग। पिछले भाग में हमने बतलाया था कि लड़का 2-3 बार घंटी बजाते हुए कह रहा था, कहाँ खो गई हैं आप। आपको मालूम है, आप सड़क के बीच में बैठी हैं, आने जाने वालों की नज़र आपको देख रही है। यहाँ तक हमने आपको दिखाया था, बतलाया था। अब आगे की जालिम जमाना क्या जाने, आगे की कहानी सुनिए। इतना सुनकर सुशीला झटपट उठी और अपने सर पर हाथ मारने लगी। लेकिन वो तो इस भूले से सर पर हाथ मार रही थी कि उसके सर पर दुपट्टा है, और दुपट्टा ना पाकर वो रोने लगी और रोते रोते लड़के की तरफ देखने लगी। लड़के ने भी सुशीला की तरफ देखा। लड़का, आप अपने सर पर क्या ढूंढ रही हैं? हाँ, आपसे कह रहा हूं मैं। सुशीला, कुछ नहीं, हम अपना दुपट्टा ढूंढ रहे हैं। आप अपना दुपट्टा ढूंढ रहे थे? कुलविंदर, सुनो, आप मुझे देखकर घबराओ मत। क्योंकि जो लड़का बात कर रहा था उसका नाम कुलविंदर था। तो कुलविंदर ने जवाब देते हुए कहा, सुनो, आप मुझे देखकर घबराओ मत। मैं पास के गांव में रहता हूँ, स्कूल मास्टर हूँ। हमारा नाम कुलविंदर सिन्हा है। हमारे पिता का नाम कमल सिन्हा है। मुझे तो तुम भावनपुर गांव की लड़की लग रही हो। कहो, क्या बात है? और आपके आंखों में आंसू कैसे छलक रहे हैं? सुशीला, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। हम भावनपुर गांव के हैं। हमारा नाम सुशीला है। हमारे भाई राजू भारत कॉलेज के प्रोफेसर हैं। कुलविंदर, हम समझ गए, तुम कर्नल साहब की बेटी हो। अरे बड़े भाई, हमारे पिता सिन्हा साहब और आपके पिता राजेंद्र सूर्यवंशी आपस में मित्र हैं। दरअसल हमारे पिताजी आपके भाई राजू प्रोफेसर जी का जिक्र किया करते हैं। भाई मान गए। आपके भाई को तो हर गांव में चर्चे हैं, परंतु तुम्हें तो इस समय कॉलेज में होना चाहिए था। फिर यहाँ सड़क के बीच में, वो भी इस हालत में, ना सर पे दुपट्टा ना हाथों में किताबें। दरअसल बात क्या है? और तुम रो क्यों रही हो? हमारे साथ साइकिल पर बैठ जाओ। जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ देंगे। अगर कॉलेज कहोगी तो कॉलेज छोड़ देंगे। सुशीला, वो सब तो ठीक है, पर हुआ ये कि हम कॉलेज जा रहे थे। तुमने देखा ना कि हवा तेज चल रही थी। हुआ ये कि मेरा दुपट्टा लहरा रहा था, और लहराते हुए इस बस एक कार का झोंका आया और हमारा दुपट्टा उसी में लिपट कर चला गया। अब तुम ही बतलाओ, हम बिना दुपट्टे के कॉलेज कैसे जाएं? कुलविंदर, सुनो सुशीला, हम स्कूल मास्टर हैं। हम विद्यार्थी की बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह से समझ गए हैं। काय के खातिर परेशान हो रही हो? आप रुको, रुको जरा। कुलिंदर ने अपने गले का परना उतारा और उसको खोल दिया। वो दुपट्टा बन गया और कुलिंदर ने अपने हाथों से दुपट्टा सुशीला के सर पर डाल दिया। अब तुम साइकिल पर बैठ जाओ, हम तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देते हैं। सुशीला, नहीं नहीं, अब हम चले जाएंगे। आपने हमारी इज्जत ढक ली, ये कम है क्या? कुलविंदर, तुम्हें हमारी सौगंध, हमारे साथ चलो। सुशीला, नहीं नहीं, कसम काहे खाते हो?
अपनी कसम वापस लो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। कुलविंदर, हमने अपनी कसम वापस ले ली, अब हमारे साथ चलो। सुशीला साइकिल पर बैठ गई। कुछ दूर तक चलने के बाद कुलविंदर ने साइकिल रोक दिया। सुशीला, ये लो, 4 कदम पर तुम्हारा कॉलेज है, अब तुम पैदल चले जाओ। हमारे साथ तुम्हें किसी ने देख लिया तो बेमतलब में बदनामी हो जाएगी। कुलिंदर ने अपनी साइकिल वापस मोड़ लिया। सुशीला, सुनो सुनो, यह तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कल हमें यहीं मिलना, हम तुम्हारा परना धोकर प्रेस करके धन्यवाद के साथ लौटा देंगे। कुलविंदर, सुशीला, यह कहकर तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। केवल परना लौटाने के लिए बुलाया है, हमसे मिलने के लिए नहीं। सुशीला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलने के लिए भी तो कोई बहाना चाहिए। अच्छा, नमस्ते। सुशीला कॉलेज पहुंच गई। प्रोफेसर, क्या बात है, आज पूरा 1 घंटा लेट पहुंच रही हो? सुशीला, कुछ नहीं भैया, आज हम घर से ही लेट चले थे। सुशीला ने अपनी आप बीती नहीं बतलाई। शबनम और गौरव, दोपहर का समय था, लगभग 1 बजा होगा। समय यानी कि वेकुल था। सभी स्कूलों की छुट्टी 4:30 बजे तक हो जाती थी। शबनम अपने घर पहुंची। अम्मी जान, बिटिया शबनम पाठशाला से आ गई? शबनम, जो अम्मी जान, हम आ गए हैं। अम्मी, बड़ी भूख लगी है, थोड़ा दूध है क्या? अम्मी जान, हाँ बेटी, दूध भी है और दाल बाटी बनी है, खा लो। और सुनो, भेड़ें आज कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही हैं और तुम खाना खाकर इन्हें खेतों में चराने ले जाना। और सुनो, 5 बजे तक आ जाना। शबनम, जी जी अम्मी, बस मैं कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद ले जाती हूँ। शबनम नहा धोकर कपड़े बदल कर तैयार हो गई। शबनम के ऊपर काले कपड़े बहुत अच्छे लगते थे और शबनम की भी यही पसंद थी। और ये बड़ी मासूम लड़की थी, क्योंकि गोरे रंग पे काला सूट बहुत सुंदर लगता है। तो शबनम काले कपड़े में बहुत अच्छी लगती थी और शबनम की भी यही पसंद थी। यह मासूम लड़की 14-15 वर्ष की थी। चेहरे पर खुदा का नूर, रंग गुलाबी, सुनहरे रंग के घुंघराले बाल और उसके ऊपर काले रंग की ढीली सलवार, चौरस गले वाली गोटेदार ढीली कमीज, तो उसके ऊपर ऐसे सस्ती थी कि जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा या हूर धरती पर उतर आई हो। मुख तो ऐसा कि देखते ही रह जाओ, खुदा ने उसे बड़ी फुर्सत में बनाया होगा। शबनम भेड़ों को चराने के लिए खेतों में चल दी, हाथ में छोटी सी डंडी और उछल कूद करते हुए, क्योंकि वो बड़ी चंचल थी। शबनम, निर्मला दीदी चल रही हो क्या? निर्मला, नहीं शबनम, आज तू अकेली ही जा, मुझे थोड़ा काम है। शबनम, चल ठीक है, हम चलते हैं, बाय। खेतों के किनारे घना वृक्ष था। शबनम रोज वहीं बैठती थी। भेड़ों के बच्चों के पीछे दौड़ना, उन्हें पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेना। भेड़ों के बीच में शबनम की खूबसूरती को चांद लग जाते थे। वह एक गीत हमेशा गुनगुनाती रहती थी। जब वह अपनी मधुर आवाज़ में प्यार भरा गीत गुनगुनाती थी तो मानो ऐसा लगता था जैसे आकाश से फूल बरस रहे हो। इन्हीं खेतों की पगडंडी के रास्ते से गौरव अक्सर निकलता था। उसका समय निश्चित था। वे रोज 4 बजे वहाँ से निकलता था और मधुर आवाज़ में खो जाता था। वह घंटों शबनम को निहारता रहता था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते थे। दोनों बहुत ही मासूम और मनमोहक थे। गौरव के मुख पर खुदा का नूर साफ झलकता था और सांझ ढले
दोनों मासूम अपने अपने घर लौट आते थे। रात्रि के 9 बजे का समय था। जस्सी, कमली, सरिता, सोनिया चारों विद्यार्थी भोजन करने के बाद घर की बैठक में बैठकर गपशप लगा रहे थे, लेकिन जस्सी के ख्यालों में बार बार सुशीला का वही दृश्य परेशान कर रहा था। वो सोच रहा था कि जब तुम्हारी बहन की डोली उठेगी तो तुम अपनी बहन के सर पर से दुपट्टा छीन कर पैरों तले रौंद देना। ये बैकग्राउंड जब सुशीला ने उसको कहा था कि ऐसा वक्त भी आएगा, तो वो बात जो थी वो उसके दिमाग में गूंज रही थी। और छीन कर पैरों तले रौंद देना, जब तुम्हें पता चलेगा कि ये 2 पैसे के दुपट्टे की क्या कीमत होती है। सोनिया, भैया मैं काफ़ी देर से सोच रही हूँ और ये बात नोट कर रही हूँ कि सभी कोई ना कोई बात करके हंस बोल रहे हैं और एक तुम और सरिता हो कि गुमसुम बैठे हो। अरे अरे भाई कुछ हंसो, बोलो, क्या सोच रहे हो। जस्सी को तो बार बार सुशीला का दृश्य दिखाई दे रहा था। उसको अपनी आज की गलतियों का एहसास हो रहा। जस्सी, सुनो भैया, कमली, सोनिया और सरिता बहन, जो हमने सुशीला दीदी के साथ किया है वह ठीक नहीं किया। अब हमें एहसास हो रहा है कि दुपट्टे की कीमत नहीं होती, बल्कि वह तो बहू बेटियों की इज्जत होती है। हम लोगों ने जोश में आकर बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई हमारी बहनों के साथ ऐसा करे तो क्या हमसे बर्दाश्त होगा? नहीं नहीं, कल जब कॉलेज जाएंगे तो नियमों का पालन करते हुए जाएंगे और प्रोफेसर साहब और सुशीला दीदी से माफ़ी मांग लेंगे, चाहे वो हमें कॉलेज से ही क्यों ना निकाल दें। उनको इस बात का एहसास हुआ। सरिता, भैया आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी आपसे सहमत हूँ। कमली, जस्सी भैया अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। सोनिया, कमली भैया ठीक कह रहे हैं, अब तक तो सुशीला दीदी ने अपने भैया को सब कुछ बता दिया होगा, अब तक तो प्रोफेसर साहब आग बबूला हो गए होंगे। सरिता, भैया दीदी, हमें उनका मन जीतने के लिए कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। सोनिया, तू आखिर कहना क्या चाहती है? जस्सी, सरिता जो कहना चाहती है वो मैं भली भांति समझ गया हूँ। कल हमें कॉलेज की यूनिफॉर्म में जाना होगा और पूरे कॉलेज के सामने प्रोफेसर साहब से क्षमा मांगनी होगी और उसके बाद हम दीदी से भी माफ़ी मांग लेंगे, वे हमें ज़रूर माफ़ कर देंगी। सभी ने इस बात का समर्थन किया। चलो रात बहुत हो चुकी है, अब सब सो जाओ, आराम कर लो। प्रातःकाल कुलविंदर सिन्हा सुशीला की राह देख रहा था। सुशीला तैयार होकर कॉलेज की ओर चल दी। वह बेचारी पैदल ही कॉलेज जाती थी, इसलिए वह कुलविंदर के पास थोड़ी देर से पहुंची। देखा तो कुलविंदर इंतजार कर रहा था। सुशीला, क्षमा कीजिए, आपको हमारे इंतजार करना पड़ा। ये लीजिए आपकी अमानत, आपका पन्ना। कुलविंदर, बस इसलिए हमें बुलाया था। सुशीला, सिन्हा साहब, मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। यदि कल आपने मेरी मदद नहीं की होती तो हम लज्जा के मारे मर ही जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। आपने हमारी लाज रख ली। कुलविंदर सिन्हा, सचमुच तुम्हारी जैसी देवी जिस घर जाएगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। सुशीला, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा जी, नमस्ते। कुछ देर में सुशीला कॉलेज पहुंची।
और उसके कुछ देर बाद जस्सी और उसके भाई बहन वो भी सब लोग कॉलेज पहुँचे। सभी कॉलेज वासी बहुत सुंदर लग रहे थे। कॉलेज वालों की नज़र उन चारों भाई बहनों पर थी। सभी उन्हें बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि आज चारों का घमंड टूट गया, आखिरकार कॉलेज का नियम मानना ही पड़ा। आज चारों यूनिफॉर्म में आए हैं, परंतु जस्सी और उसकी बहन तो यही सोच रहे थे कि जो उन्होंने सुशीला दीदी के साथ किया है वो कॉलेज के सभी लोग को पता चल गया है। तभी अचानक वहाँ से प्रोफेसर साहब गुजरे। उन्होंने देखकर जस्सी बोला, जस्सी, प्रोफेसर साहब जय हिंद। सर हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कॉलेज के सभी छात्रों के सामने। प्रोफेसर ठीक है, हाल में मेरा पहला भाषण है, वहाँ सभी होंगे, जो कहना हो सबके सामने कह देना। कुछ देर बाद प्रोफेसर हॉल में पहुँचे। सभी छात्रों ने खड़े होकर उनका भव्य स्वागत किया। प्रोफेसर साहब बैठिए, आप सबके सामने जस्सी, कमली, सोनिया और सरिता कुछ कहना चाहते हैं। चारों प्रोफेसर साहब के पांव पड़ते हुए, सर हम सब आपके अपराधी हैं, कुछ कहने से पहले हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्रोफेसर साहब, क्षमा मांगकर आप हम सब को शर्मिंदा कर रहे हैं। जब आप सब ने कोई अपराधी ही नहीं किया तो क्षमा किस बात की मांग रहे हो? बल्कि आज सारा कॉलेज आपसे खुश है कि आपने कॉलेज के नियमों का पालन किया है। जस्सी, तो क्या सुशीला दीदी ने हमारे बारे में आपसे कुछ भी नहीं बताया? प्रोफेसर साहब, नहीं तो हमें तो कुछ नहीं बतलाया। इतनी बात सुनकर चारों बहन भाइयों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सब हक्के बक्के हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। भरी क्लास में से वो सुशीला को क्लास से बाहर ले गए और बारी बारी उसके पांव पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। चारों, दीदी हमें क्षमा कर दो, हम अपनी गलती पर पश्चाताप कर रहे हैं। दीदी तुम कितनी महान हो, तुम्हारे जैसी नारी कोई और दूसरी हो ही नहीं सकती। इतना संयम तो एक देवी माँ में भी हो सकता है। आप सचमुच की देवी हैं। प्रोफेसर साहब, अरे भाई क्या बात है, हमें भी तो कुछ पता चले, आखिर हमारी बहन के साथ क्या हुआ है जो हमें नहीं मालूम। जस्सी, मैं बतलाता हूँ सर, हुआ ये कि हम लोग, इतने में सुशीला बोल गई। सुशीला, ठहरो भैया जस्सी, हम बतला देते हैं। भैया जब हम कॉलेज जा रहे थे, यानी कि कॉलेज आ रहे थे, तो हवाएं कुछ तेज चल रही थी और हमारा दुपट्टा हवा में लहरा रहा था कि अचानक जस्सी भैया की कार हमारे पास से निकली तो दुपट्टा उनकी कार के दरवाजे से टकरा कर फंस गया और उनको मालूम नहीं चला और हमने आवाज़ लगाई कि हमारा दुपट्टा, परंतु कार तेज़ थी तो उनकी हमारी आवाज़ उनको सुनाई नहीं दी और वो कार लेके चले गए। इसमें इनका क्या दोष? जब उन्होंने कार रोकी होगी तो इनको पता चला होगा कि ये दुपट्टा तो सुशीला दीदी का है। बस इसी बात के लिए यह आपसे क्षमा मांग रहे हैं। ये तो भला हो भगवान जी की कृपा से सिन्हा साहब के सपुत्र श्री कुलविंदर मास्टर जी वहाँ साइकिल से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि हम रो रहे हैं और हमें रोता देखकर उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई है, आप इतने बड़े होकर बच्चों की तरह रो रहे हो। तो हमने उन्हें कहा कि हमारा दुपट्टा हवा के झोंके से उड़ गया है, अब हम नंगे सर सड़क पर कैसे चलें। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने गले का परना उतारा और खोलकर
हमारे सर पर डाल दिया और कहा, अब आपके सिर पर दुपट्टा भी डाल दिया, अब लज्जा की कोई बात नहीं है, अब तुम कॉलेज जाओ, कल जब कॉलेज जाओगी तो हमारा पढ़ना हमें वापस कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। हमने उनका पढ़ना वापस कर दिया। तो भैया आप ही बतलाइए, इसमें कोई गलत बात हुई क्या? चारों बस करो दीदी रोने लग गए, बस करो दीदी, हमें और शर्मिंदा ना करो, आप वाकई ही बहुत महान हैं प्रोफेसर साहब। सचमुच हमारी बहन बहुत ही महान है, जिनके अंदर नारी का संपूर्ण ज्ञान विराजमान है। धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। और फिर तालिया से सारा हाल गूंजने लगा। तभी कॉलेज की समाप्ति की घंटी बजी और कॉलेज का समय समाप्त हो गया। प्रोफेसर साहब घर लौट गए। प्रोफेसर साहब, पिताजी आज तो आपकी बेटी ने दिखा दिया कि हमारी बहन राजपूत सूर्यवंशी के खानदान से है। आज मैंने इसके अंदर नारी का वो रूप देखा है जो लाखों में किसी एक के अंदर होता है। सुशीला, ये सब तो भाभी, माता पिता और भैया आपके संस्कारों की बात है, जो मुझ में इतना संयम है, वरना ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। प्रोफेसर साहब, अरे पगली मेरी प्यारी बहन, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, मैं प्रत्येक छात्र की आंखों में पढ़कर उसके दिल का हाल पढ़ सकता हूँ। जिस तरह से तुमने उनकी लाज बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा दांव पर लगा दी, तुम क्या समझती हो? मुझे मालूम नहीं है क्या? मुझे सब मालूम है कि उन्होंने ज़रूर कोई बुरी हरकत करने की कोशिश की होगी, लेकिन हम अपनी बहन की प्रतिष्ठा को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? इसलिए हमने तुम्हारी बातों पर फूल चढ़ा दिए और बात को वही दबा दी, वरना तुम अपने भैया को अच्छी तरह जानती हो, हम भी बाल की खाल निकालना जानते हैं। शांति कहाँ हो? शांति जी, कहिए मैं आ रही हूँ। प्रोफेसर साहब, अरे भाई वो छोटे नवाब गौरव कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं वो? उनका भी कोई अता पता है? शांति, आजकल मैं देख रही हूँ कि नवाब साहब 3-4 बजे ही घर से फुर हो जाते हैं और उसके बाद 5 बजकर कुछ मिनट पे घर में घुसते हैं और कुछ खोया खोया सा रहने लगा है और कुछ खोया खोया रहता है। प्रोफेसर साहब, अरे भाई इम्तिहान सर पर हैं, इसलिए अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा होगा। उधर गौरव खेतों में से पगडंडी के रास्ते में से मगन मस्त होकर किसी की याद अपने मन में बसाए हुए चला आ रहा है और वह सोच रहा है कि आज फिर वही लड़की के दीदार होंगे और फिर से हम उसकी मधुर तान में खो जाएंगे। कुछ देर बाद गौरव उसी लड़की के करीब पहुंच गया और फिर से उसकी आवाज़ में खो गया। उधर शबनम अपने आप में खोई हुई थी। उसने अपने मधुर गीत से पूरे वातावरण को झंझोड़ कर रख दिया था। रोज की तरह वो आज भी वही गीत गा रही थी। गीत के बोल बड़े प्यारे थे। गीत के बोल हैं, अखियाँ ढूंढ रही है धारा धारा, दिख जाए कहीं किनारा किनारा, अखियाँ ढूंढ रही हैं धारा धारा, धारा में खोया मेरा मन मेरा तन किनारे किनारे, जैसे नील गगन में तारे मुझे पुकारे पुकारे, अखियाँ ढूंढ रही हैं धारा धारा। ये हवाएं ये फिदाएं ये मस्त घटाए घटाए, मेरा आंचल लहराए ये मनवा घबराए घबराए, अखियाँ ढूंढ रही हैं धारा धारा।
फिर याद किसी की आए, आजा आजा काहे सताए, बिन देखे मुस्काए, दिल मेरा घबराए घबराए। अखियां ढूंढ रही है धारा धारा। गाना खत्म होते ही वह एक भेड़ के बच्चे के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन बच्चा उसके हाथ नहीं आ रहा था। शबनम जब थक जाती थी तो बैठ जाती थी और उसे कहती थी। मित्रों, आज कहानी का भाग यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको कहानी कैसी लग रही है, प्लीज़ आप कमेंट्स करना मत भूलिए। आगे और इतनी बेहतरीन कहानी हो जाएगी, क्योंकि ये लव स्टोरी है। गौरव और शबनम में प्रेम का इजहार हो जाएगा, क्या क्या उसमें मुसीबतें आएंगी, सब आगे आने वाली कहानी में आपको इससे रूबरू कराएंगे। जय हिंद।